आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी यूपी एसआई एएसआई आरओ एआरओ के लिए हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण पार्ट कवर करेंगे और ये होगा क्रिया। इस सीरीज की यह पांचवी वीडियो है जो कि हर रोज़ रात 8 बजे आपको मिलती है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पीडीएफ तो डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के बारे में बता दें कि इस वीडियो में पहले हम आपको सिद्धांतों को बताएंगे, जैसे क्रिया क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तथा वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे ताकि आपको पता चल सके कि क्रिया के बारे में आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्रिया के बारे में। तो क्रिया, जिसको कि इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, वर्ब। तो क्रिया के बारे में आप जानते ही होंगे, ऐसा शब्द या फिर ऐसा एक शब्दों का समूह जिससे कि ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, किसी काम के होने का बोध होता है। जैसे कि सीता नाच रही है, तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। सीता से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन नाच रही है मतलब कि कुछ काम हो रहा है। बच्चा दूध पी रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ क्रिया का बोध हो रहा है, तो पी रहा सही इसमें क्रिया होगा। अगला है सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो इसमें जा रहा एक ऐसा शब्द समूह है जिससे कि पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो क्रिया मतलब वही है कि जिससे पता चले कि कोई भी काम हो रहा है, उसे हम क्रिया कहेंगे। देखिए, क्रिया के लिए एक शब्द भी हो सकता है और एक शब्द समूह भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपने देखा नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये शब्दों का जो समूह है ये कार्य को बता रहा है और इसे हम कहते हैं क्रिया। क्रिया के बारे में पूछा क्या जाता है, तो पूछा जाता है कि मतलब क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो उन सभी को हम आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, व्याकरण में जो क्रिया है यह एक विकारी शब्द होता है। विकारी के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्रिया होती है एक धातु का मूल रूप होती है। जो क्रिया का मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। जैसे कोई भी क्रिया है, जैसे जा रहा है, जा रहा है, राम जा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है जाना। वह खा रहा है, तो इसका मूल रूप आप देखेंगे तो है क्या, खाना। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, धातु। और इसी धातु के अंत में ना लगा करके हम विभिन्न तरह की क्रियाओं को बनाते हैं। अगर आपको बताएं धातु के भेद के बारे में, जो कि परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, तो धातु के दो भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। मूल धातु वो होती है जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं होती है। जैसे कि जाने को जा, खाने को खा, पीने को पी, रहने को रह। ये क्या है कि किसी पर निर्भर नहीं होती है। जो धातु का पहला भेद है मूल धातु, ये पूरी तरह स्वतंत्र होता है, यह किसी पर निर्भर नहीं होता है। जैसे कि जा, खा, पी, रह, और इसमें अगर आप ना जोड़ दें तो ये यौगिक धातु हो जाएगी। तो अगला है यौगिक धातु। और यौगिक धातु में क्या होता है कि जो भी मूल धातु होता है उसमें कुछ न कुछ लगा करके उसे बनाया जाता है। जैसे आपने देखा था उठना का क्या था, उठ था, इसका मूल धातु क्या था, उठ। अब इसमें हम जोड़ दिए ना, यानी कि क्या हो गया, उठना। उसी तरह खाना का खा, और इसके बाद हम जोड़ दिए ना। तो ये जो बाद में जोड़ रहे हैं इसे हम कहीं कहीं प्रत्यय भी बोलते हैं। तो प्रत्यय लगाकर या फिर कोई संबंध वाला लगा करके जो भी ये लगाने के बाद बने उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। तो यहाँ पे आपने देखा धातु दो प्रकार के, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन यौगिक धातु जोड़ करके बनाई जाती है। जैसे कि उठाना, उठ का उठवाना, दिल से दिलाना, दिल से दिलवाना, कर से कराना या फिर करवाना। देखिए यहाँ पे आना जोड़ा गया है और यहाँ पे वाना जोड़ा गया है। तो यहाँ पे अगर आप मूल धातु देखेंगे तो केवल कर था मूल, लेकिन इसमें अगर आना जोड़ दिया गया तो यह यौगिक धातु हो गई, और इसमें कराना बन गया, वाना जोड़ दिया गया तो करवाना बन गया। उसी तरह रोना, धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उड़ जाना, खेलना कूदना इत्यादि। इसी तरह बतियाना, गरमाना, चिकनाना। तो इस तरह ये शब्द हैं यौगिक धातु के उदाहरण।
अब जो यौगिक धातुएं होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं और इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि यौगिक धातु कितने प्रकार की होती है। तो ये होती है 3 तरह की, जिसमें से पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया और तीसरा है नाम धातु क्रिया। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो देखिए जो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक और सकर्मक 2 तरह की क्रियाओं से मिलकर बनती हैं। अकर्मक और सकर्मक क्या होता है इसी वीडियो में आगे हम आपको अच्छे से बताएंगे। अकर्मक मतलब कि बिना कर्म के और सकर्मक मतलब कि कर्म के साथ। तो इसको हम अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे केवल प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो ये अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। अगर आप देखेंगे कि अगर इस प्रेरणार्थक को 2 भागों में हम बांट दें, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, तो प्रथम प्रेरणार्थक में हम लाना जोड़ते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक में हम क्या जोड़ते हैं, वाना। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हमने आपको बताया है कर है और इसमें हमने आना जोड़ा है तो ये प्रथम प्रेरणार्थक हो गया, और इसमें अगर वाना जोड़ दिया तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाता है। यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, मूल धातु है उठ और इसमें ना जोड़ दिया गया तो हो गया उठवाना या फिर उठवाना। तो ये पहला हो गया और ये दूसरा हो जाता है। उसी तरह देना से दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना, सोना, सुलाना और खाना, खिलाना, खिलवाना। अब देखते हैं यौगिक क्रिया के बारे में। अभी आप देख रहे थे मूल क्रिया, अब धातु क्रिया, उसके बाद हम देखेंगे यौगिक क्रिया के बारे में। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। 2 या 2 से धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे रोना धोना, चलना फिरना, खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना। तो जहाँ 2 या 2 से संयोग से बने और दोनों धातु हो तो इन्हें हम कहते हैं यौगिक क्रिया। तीसरा क्या था, तो तीसरा था नाम धातु। तो नाम धातु में क्या होता है कि यह संज्ञा या फिर विशेषण से बनता है। जैसे गरियाना, लतियाना, चिकनाना, बतियाना मतलब बात करना, ठंडाना मतलब ठंडा करना, गरमाना। तो ये जो इस तरह होता है जो कि संज्ञा या फिर विशेषण से बने, इन्हें हम कहते हैं नाम धातु। देखिए आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप देख लीजिए इनके उदाहरणों को, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे परीक्षा में उदाहरण ही पूछे जाते हैं। दे दिया जाएगा कि गरमाना या फिर बतियाना क्या है। अब देखते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो अगर आप देखेंगे क्रिया के कर्म के अनुसार भेद या फिर रचना के अनुसार, तो रचना के अनुसार अगर क्रिया का भेद पूछा जाए तो यह 2 प्रकार का होता है। रचना के अनुसार अगर पूछा जाए तब, तो रचना के अनुसार जो 2 प्रकार का होता है, पहला होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। तो देखिए अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्रिया जिनका असर केवल कर्ता पे पड़ता है, मतलब कि वहाँ पूरा वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे कि राकेश रोता है, तो आप देखेंगे कि ये वाक्य कहीं ना कहीं पूरी तरह कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राकेश रोता है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाक्य अपूर्ण है। तो इसमें जो रोने वाला जो काम है पूरी तरह राकेश पे डिपेंडेड है। तो यहाँ पे जो क्रिया होती है इसका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़ता है और यहाँ पे कर्म नहीं होता है। इस तरह की क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे कि रोना, रेंगना, चलना। तो यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। 2 चीज़ों से आपको पता चलेगा एग्जाम में, पहला कि इनका असर केवल और केवल कर्ता पे पड़े और वहाँ पे कोई कर्म ना हो, तो इन्हें हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। जो दूसरा होता है वो होता है सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो इसमें क्रिया होती है इसका असर कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है, कर्ता पे नहीं कर्म पे पड़ता है। जैसे मैं लिखता हूँ, तो पूछा जा सकता है क्या लिखते हो, तो मैं क्या लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ। सुरेश खाता है, क्या खाता है, तो मिठाई खाता है। यानी कि खाने का असर किस पे है, मिठाई पे है। मीरा लाती है, क्या लाती है, तो फल लाती है। तो इस तरह आपको एग्जाम में पहचानना होगा कि जहाँ पर एक तो कर्म है और इसके साथ जो क्रिया है उसका असर कर्म पे पड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे लिखना, खाना, लाना, रस पीना, ये सब सकर्मक क्रिया है। अब देखते हैं क्रिया के कुछ अन्य भेद के बारे में। जैसे कि सहायक क्रिया भी होती है। सहायक क्रिया का मतलब ये होता है जो कि उसको पूरा करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें देखिए यहाँ देखा जाए तो जाता एक क्रिया है, लेकिन इसमें हूँ को लगाया गया है केवल इस वाक्य को पूरा करने के लिए। तो इसमें जो हूँ शब्द है यह एक सहायक क्रिया है। इसी तरह क्या होता है, वह हंस रहे हैं,
तो हंसना यहाँ पे आप देखेंगे क्रिया है, लेकिन जो रहे हैं शब्द जोड़ा गया है यह एक सहायक क्रिया है। आगे बढ़ते हैं तो होता है पूर्णकालीन क्रिया। तो पूर्णकालीन क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता एक काम को समाप्त करके और दूसरा काम शुरू कर देता है तो जो पहला क्रिया होती है उसको हम पूर्णकालीन कहते हैं। उदाहरण से समझेंगे, राम भोजन करके सो गया, पहले ये काम किया बाद में ये काम किया, तो जो पहला है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णकालीन क्रिया। मतलब क्या किया, तो भोजन करना इसका पूर्णकालीन क्रिया है। उसी तरह होता है आगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे दो कर्म हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे दो कर्म हो, दो कर्म वाले को हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे अध्यापक तो हो गया कर्ता, इसके बाद से पढ़ाना हो गया क्या, क्रिया, लेकिन यहाँ पे छात्र हैं और ये हिंदी है, यानी कि दो यहाँ पे कर्म है। तो दो कर्मों के साथ जो क्रिया लगेगी उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। यहाँ पे छात्र और हिंदी द्विकर्मक है। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, तो श्याम ने मारा तो ये कर्ता हो गया, करने वाला है, मार दिया मतलब कि ये क्रिया हो गई, और ये पहला कर्म हो गया, ये दूसरा कर्म हो गया। तो राम और थप्पड़ दोनों कर्म है, और इन दोनों के साथ जो क्रिया लगी है उसे हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। अब देखते हैं अगला नामबोधक क्रिया के बारे में। तो नामबोधक क्रिया में क्या होता है कि संज्ञा और विशेषण के साथ जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे संज्ञा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम, तो ये है लाठी, और क्रिया मारना। तो अगर इन दोनों को जोड़ करके कोई क्रिया बनती है, जैसे कि लाठी मारना, आप देखेंगे सर्प को लाठी मारो, सर्प को लाठी मारो, तो जो लाठी और मारना है दोनों एक साथ आ रहा है, लाठी और मारना। तो लाठी क्या है, तो लाठी एक संज्ञा है, क्रिया एक जो मारना है वो क्रिया है। तो इस तरह जहाँ पर संज्ञा के साथ जुड़ करके फिर से क्रिया बना लेगा उसे हम कहेंगे नामबोधक क्रिया। इसी तरह दुखी होना, दुखी होना दोनों जुड़ करके हो गया राम दुखी होता है, तो ये जो जुड़ के बना इसे हम कहते हैं नामबोधक क्रिया। अब देख लेते हैं संयुक्त क्रिया के बारे में। संयुक्त क्रिया का मतलब कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जुड़ के वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो। तो आप देखेंगे कि दो या फिर दे दो या फिर दो जो है ये भी एक तरह से क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया है। तो दो क्रिया एक साथ लग रही है तो इसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। करना या फिर उड़ना दोनों अलग अलग क्रिया हैं और दोनों एक साथ मिलकर के चिड़िया उड़ा करती हैं, तो इस तरह की क्रिया को हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। मैंने किताब पढ़ ली, दोनों अलग अलग क्रिया हैं लेकिन एक साथ जुड़ी है तो इन्हें हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। तो इस तरह के जो आते हैं जहाँ पे दो क्रियाएं हो और एक ही साथ जुड़ जाएं उनको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो बस क्रिया के लिए यही, देखा जाए तो हिंदी ग्रामर में कोई खास चैप्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम आपके लिए एग्जाम्पल कराने वाले हैं, उससे ये पता चलेगा कि आप क्रिया को कितना जानते हैं। चलिए क्वेश्चन आ चुका है और क्वेश्चन ये है कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। कमेंट करके बताइए कि निम्न में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना होगा। यहाँ पे देखिए आपको 4 ऑप्शन भी मिलते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के, तो आप चाहें तो 2 से 3 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएंगे। सही उत्तर होगा तैरना, वह तैरता है। अगर हम कह दें कि वह तैरता है तो यहाँ पे कुछ नहीं पूछने की जरूरत है कि क्या तैरता है, क्या पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो यह एक अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि वह बनाता है, चाहे वह बनाता है या फिर बनाने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पूछने वाली बात होगी क्या बनाने जा रहा है। तो इस तरह जब कर्म आ जाएगा तो ये सकर्मक हो जाएगा, धोना भी सकर्मक होगा और लेना भी सकर्मक होगा, यानी कि तैरना ही अकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक के रूप में है। निम्न में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें जो क्रिया है वो सकर्मक के रूप में है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे, वह नहाकर आया, मछली तैरती है, वह खाना खाता है, वे डूब गए। तो आप देखिए कौन सी क्रिया है जिसके साथ क्या लग जा रहा है आसानी से। वह आया अगर है तब भी कंप्लीट है। मछली तैरती है तो यहाँ क्या लगाने की जरूरत ही नहीं है। वह खाता है, क्या खाता है, तो खाना, यानी कि यही इसका सही उत्तर होगा, इसी में सकर्मक क्रिया है। अगला है कि उसने रामू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। उसने रामू की पिटाई कर दी,
तो आप देखेंगे तो पीटना एक क्रिया है, पीटना एक क्रिया है और करना भी एक क्रिया है। तो जहाँ दो क्रिया एक साथ मिल करके आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया। अगला है घोड़ा हिन हिनाता है, इनमें कौन सा क्रिया है, घोड़ा हिन हिनाता है। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ये होगा नाम धातु। नाम धातु में क्या होता है कि दो संज्ञा और विशेषण या फिर संज्ञा और क्रिया को जोड़ करके एक ही क्रिया बनती थी। अगला है कि द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है। द्विकर्मक क्रिया में अगर दो कर्म है तो उसमें से प्रधान कर्म कौन होता है, तो जो उसमें से पदार्थवाचक होगा उसको हम कहते हैं कर्म प्रधान, मतलब कि वो हेड होता है दोनों कर्मों में। अगला है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में क्रिया कौन है, मतलब क्रिया कैसी है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो इस वाक्य में जो उड़ रही है ये कैसी क्रिया है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है। तो सही उत्तर होगा अकर्मक है, क्योंकि इसको कहा जा सकता है चिड़िया उड़ रही है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है चिड़िया कहाँ उड़ रही है, क्योंकि चिड़िया आकाश में ही उड़ती है। तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मैं अभी सोकर उठा हूँ, इस वाक्य में सोकर कैसी क्रिया है, सोकर उठा हूँ, मतलब पहला काम सोकर उठा हूँ। तो इस तरह जो भी आता है इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पहले एक काम को कंप्लीट करने के बाद दूसरी क्रिया को करना। अगला है प्रत्यक्ष पैडार्थक क्रिया कौन सी होती है, प्रत्यक्ष पैडार्थक क्रिया कौन सी होती है। तो इसमें आप देखेंगे जो प्रत्यक्ष पैडार्थक क्रिया होती है ये प्रथम होती है, प्रथम पैडार्थक क्रिया होती है प्रत्यक्ष वाली। अगला है अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। अगर इसमें देखा जाए तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से आप देखेंगे कि पढ़ना, खाना, देखना, और इसके लिए सही उत्तर होगा रोना। रोना एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, जैसे कि वह रोता है, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब क्या रोता है, रोता है। अगर कहा जाए पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, खाता है क्या खाता है, देखता है क्या देखता है, लेकिन रोना के साथ क्या नहीं लग सकता, तो इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। अगला है कि निम्न में से बताइए कि किस भाग में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे एक देखेंगे चार मतलब कि वाक्य दिए गए हैं और सही उत्तर है सिपाही चोर को पकड़ता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमें कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। इसके जो भी पार्ट पहले से उपलब्ध है आपको उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।